हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर बात की थी अबाउट डी ब्रोगलीज कंसेप्ट कि डी ब्रोगलीज कंसेप्ट क्या होता है। हमने देखा था कि डी ब्रोगली ने आपको समझाया कि कैसे मैटर लाइट की तरह ही डुअल बिहेवियर शो करती है और एक मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ हमेशा एक वेव एसोसिएटेड होती है जिसकी वेवलेंथ को उसने उस पार्टिकल के मोमेंटम के साथ रिलेट किया था। लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी वाज द फॉर्मूला गिवन बाय डी ब्रोगली और उसी के हमने बहुत सारे फॉर्म पढ़े थे। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन रूट 2m के ई होता है, या फिर एक चार्ज पार्टिकल के लिए लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन रूट 2 क्यू वी एम होता है। साथ ही हमने देखा था कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को रेस्ट से एक्सेलरेट करो तो उसके लिए लैम्डा का फॉर्मूला क्या बनता है, रूट 150 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम बनता है। सीखा था। चलिए, तो इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी किए, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया भी था, तो ये रहा वो आपका क्वेश्चन। आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। An electron practically at rest is initially accelerated through a potential difference of 100 volts. ठीक, और उस टाइम पर इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ है लैम्डा 1। तो ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर था, तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर था तो उसका लैम्डा, अब देखो लैम्डा किसके इक्वल होता है, रूट 150 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है। सही है ना। तो पहला केस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट 150 अपॉन 100 एंगस्ट्रॉम। अभी सॉल्व मत करो, है ना, सॉल्व हम बाद में करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट देन गेट रिटार्डेड थ्रू 19 वोल्ट्स। अब आपने जिस इलेक्ट्रॉन को आपने 100 वोल्ट वोल्टेज लगाकर एक्सेलरेट किया था, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी रही होगी, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, चार्ज इनटू वोल्टेज। अब आपने उसको रिटार्ड किया है बाय 19 वोल्ट, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो चुकी होगी। तो बताओ नए केस में इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो चुकी होगी, हाँ, अब वो 81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो चुकी है। तो देखो ये फॉर्मूला भी काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले से आया है। तो अब ऐसा करो, इसको इस फॉर्म में लिखने की जगह या ऐसा भी देख लो, चलो ये भी समझ में आ जाना चाहिए आपको। अब 81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है, हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर रहा होता तो इसको 81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर 81 वोल्ट का वोल्टेज लगाना पड़ता। तो इस केस में जिसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी लैम्डा 2, बताओ वो किसके इक्वल होगी, रूट 150 अपॉन 81 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होगी। समझ में आ रहा है। फिर कह रहा है इट इज लैम्डा 2 आ गया, अगेन ये 32 वोल्ट से इसको और रिटार्ड कर दिया। तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी थी 81 के बाद आपने इसको 32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से और रिटार्ड कर दिया तो ये 49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे पहुंच जाएगा। यानी अब हम इसका वोल्टेज, अब हम ये मान सकते हैं कि अगर इसको रेस्ट से एक्सेलरेट किया जाए तो 49 वोल्टेज का वोल्टेज लगाकर इसको एक्सेलरेट किया गया होगा। तो बताओ अब जो इसकी वेवलेंथ है लैम्डा 3, वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी रूट 150 अपॉन 49 एंगस्ट्रॉम की इक्वल होगी ना। तो आपसे पूछ रहा है लैम्डा 3 माइनस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 की वैल्यू। तो देखिए लैम्डा 3 कितना हो गया, आपको निकालना है लैम्डा 3 माइनस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 के लिए। अगर आप देखो तो लैम्डा 3 कितना हो गया, रूट 150 अपॉन 49 एंगस्ट्रॉम, माइनस लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी होगी, रूट 150 अपॉन 81 एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी थी, रूट 150 अपॉन 10 एंगस्ट्रॉम। अगर आप ध्यान से देखें, क्या करें, ध्यान से देखें तो आपको दिखाई दे रहा है कि रूट 150 रूट 150 रूट 150 ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहां बचेगा 1 अपॉन रूट 49, तो ये बन गया 1 अपॉन 7 माइनस 1 अपॉन 81 का रूट हो गया 1 अपॉन 9 और 1 अपॉन 100 का रूट हो गया 1 अपॉन 10। सही ना। बस देखो 9 माइनस 7 बन गया 2, 10 आएगा ऊपर तो 20 अपॉन कितना बन जाएगा 63, और यही आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी लैम्डा 3 माइनस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 की वैल्यू 20 अपॉन 63 के इक्वल होगी। कर सकते हैं ना। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा आपको सोचना था, नहीं सोच पाए तो आगे से ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन से भी आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर डील करना पड़ सकता है। सही है, चले आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये देखें एक और क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन आप सिर्फ तभी कर पाओगे जब आप अगला टॉपिक पढ़ लोगे। तो आओ मूव करते हैं हम अपने अगले टॉपिक के ऊपर। और जो अपना अगला टॉपिक है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक डी ब्रोगली कंसेप्ट को बोर्स एटॉमिक मॉडल के साथ एसोसिएट करता है। तो हम हेडिंग भी यही लिखने वाले हैं इसकी, दैट इज एसोसिएशन ऑफ
de Broglie concept with Bohr's मॉडल। चलिए जी, बहुत ही ध्यान से देखें, इसका न्यूमेरिकल पार्ट, उसका थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस दोनों ही बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बोर ने हमसे कहा था कि फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, उसने अपना एक पोस्टुलेट दिया था कि MVR की वैल्यू किसके इक्वल होती है, NH/2π की इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? MVR इज इक्वल्स टू NH/2π। याद है बोर ने कहा था क्वांटाइज्ड, बोर ने क्या कहा था कि घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम यहां पर क्या रहता है, क्वांटाइज्ड रहता है। तो MVR इक्वल टू NH/2π है। वहीं डी ब्रोगली ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली अगर आप बात करो, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली कंसेप्ट, डी ब्रोगली ने कहा कि लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है, H/mv। तो अब देखो मैं थोड़ा सा अरेंज करता हूं, mv को इधर ले जाऊं और 2π को इधर ले आऊं, तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2πr इज इक्वल्स टू n इंटू H/mv, और ये H/mv को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा। तो यहां से आपका एक इक्वेशन बना विच इज 2πr इज इक्वल्स टू n लैम्डा, और ये इक्वेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मतलब आपने, इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये वर्ड डी ब्रोगली ने, देखो बोर ने क्या कहा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक। डी ब्रोगली ने उस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को क्या कर दिया, रिलेट कर दिया। उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन नहीं घूम रहा, एक्चुअली यहां पर क्या घूम रही है, एक वेव घूम रही है। क्या घूम रही है, वेव घूम रही है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। बोहर ने इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर माना, उसने बोला कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, लेकिन डी ब्रोगली ने यहां पे आकर ये बोला कि वो जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है, एक्चुअली वहां पर उसका वेव नेचर डोमिनेट करता है। अब हम ये मानकर चलेंगे कि वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं घूम रहा है, पार्टिकल नहीं घूम रहा है, अब वहां पर क्या घूम रही है, एक वेव घूम रही होगी। यही था डी ब्रोगली कंसेप्ट। याद करो, हमने ड्रॉबैक लिखा था कि बोर्स मॉडल डी ब्रोगली कंसेप्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। जी हां, बोर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर होता है, जबकि डी ब्रोगली के हिसाब से क्या होता है, इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का यहां पर वेव नेचर डोमिनेट करता है। और आज के बाद हम इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कौन सा नेचर मानकर चलेंगे, वेव नेचर ही मानकर चलेंगे। दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखें, आप n इज इक्वल्स टू यहां पर क्या लिखते हैं, 2πr/λ। ये तो आपने देखा ही था बोर्स मॉडल के अंदर कि इस n को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ शेल बोलते हैं। लेकिन अगर हम डी ब्रोगली के हिसाब से बात करें तो ये n यहां पर नंबर ऑफ वेव्स को भी डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ वेव्स को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा होगा वो उतनी ही वेव्स बना रहा होगा। तो देखो n इक्वल टू 1 2 आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन मैं ध्यान से आपको समझाने की कोशिश करूं तो देखिए यहां पर हम बात करते हैं बोहर के हिसाब से, और इधर हम बात करेंगे, या एक ही डायग्राम में देख लेते हैं जिसमें आपसे बोला n इक्वल टू 3, थर्ड शेल है। तो थर्ड शेल के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो जो डैश्ड लाइन है ये तो है बोहर का रिप्रेजेंटेशन। बोहर ने कहा था इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेकिन डी ब्रोगली ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन नहीं घूम रहा है। अगर थर्ड शेल में हो तो बताओ यहां पर कितनी वेव्स घूम रही होंगी, 3। जैसे आपको याद होगा, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस एक वेवलेंथ होती है, और इसी को हम एक वेव बोलते हैं। तो जब आप n की वैल्यू 3 रखोगे तो देखो थर्ड शेल में कितनी वेव्स घूम रही होंगी, 3 वेव्स घूम रही होंगी। इसी तरह जब आप यहां पर n की वैल्यू 4 लिखोगे, 4, तो बताओ फोर्थ शेल में कितनी वेव्स घूम रही होंगी, तो 1 2 3 4, मतलब आप ठीक से बना लेना इसको, तो ये 4 वेव्स घूम रही होंगी। इस तरह मैं आपसे बोलूं n इज इक्वल्स टू 5, n इक्वल टू 5 में क्या हो रहा होगा, 5 वेव्स ओवरऑल बन रही होंगी, 2 3, और इस तरह से स्टारफिश बन जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये डी ब्रोगली का कंसेप्ट है। डी ब्रोगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन का, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कौन सा नेचर यहां पर डोमिनेट करेगा, वेव। और हम ये मानकर चलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये जिस शेल में घूम रहा होगा ये उतनी ही क्या क्रिएट कर रहा होगा, वेव्स क्रिएट कर रहा होगा। दैट इज द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन revolving around the nucleus will be considered, या will dominate, लिख दो आप सिंपल,
अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। सही है ना? तो आप ध्यान रखना, जिस शेल में आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस शेल में अब आप उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग 2 पाई r इज इक्वल्स टू n लैम्डा। जैसे सेकंड शेल मैं आपसे बोलूं, है ना, इस पे क्वेश्चन का टाइप बताता हूं मैं आपको। मैं आपसे कहूं कि ए नॉट है बोर रेडियस। बोर रेडियस किसको बोलते हैं हम? बोर रेडियस हम बोलते हैं फर्स्ट शेल की रेडियस को। ठीक है, तो मान लो मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, फर्स्ट शेल की रेडियस है बोर रेडियस ए नॉट। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ फोर्थ शेल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी? तो आप क्या लिखोगे? 2 पाई r इज इक्वल्स टू n लैम्डा से आप लिखोगे लैम्डा इज इक्वल्स टू हो गया 2 पाई r अपॉन n, तो 2 पाई इंटू r। अब आप जिस शेल में घूम रहे हो उसी शेल की रेडियस की बात करोगे, तो फोर्थ शेल की रेडियस को अगर आप फर्स्ट शेल की रेडियस से कंपेयर करो तो रेडियस प्रोपोर्शनल टू होती है n स्क्वायर के, होती है ना? अगर रेडियस n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, हाँ, तो फोर्थ सेल की रेडियस कितनी आएगी? 16 टाइम्स ऑफ फर्स्ट सेल की रेडियस, यानी 16 ए नॉट अपॉन n की वैल्यू कितनी है? 4। देखो 4 4 जा 16, इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी? 8 पाई ए नॉट होगी। क्या होगी? 8 पाई ए नॉट होगी। तो ये था एसोसिएशन ऑफ डी ब्रोगली कंसेप्ट विद बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि डी ब्रोगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन का, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर वेव नेचर डोमिनेट करता है। चलिए कॉपी करें, फिर हम मिलते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, जैसा मैंने आपको भी क्वेश्चन दिया था उसी के पैटर्न के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। देखें एग्जैक्टली तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? इन एच एटम इफ x इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोर ऑर्बिट इज। जैसे मैंने आपसे कहा सेम वैसा ही क्वेश्चन है, मैंने फोर्थ के लिए कहा, इसने थर्ड के लिए कहा है। तो देखो थर्ड ऑर्बिट के लिए आप क्या लगाओगे? 2 पाई r3 इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा। और r3 थर्ड शेल की रेडियस फर्स्ट शेल की रेडियस टर्म्स में कितनी हो जाएगी? 9x, 3 3 9, तो लैम्डा के लिए हो जाएगी 6 पाई इंटू x। ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आप तभी कर पाओगे तो आपने पढ़ाई ना जस्ट, इसलिए आसानी से कर सकते हो। लेकिन जब आप ये भूल जाओगे आगे जाकर, फिर ऐसे क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत आ सकती है। चलिए इसी का हम एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करते हैं जो इतनी आसानी से आपको क्लिक नहीं करेगा। बोर्स मॉडल और डी ब्रोगली कंसेप्ट का एक मिक्स्ड क्वेश्चन है, बहुत शानदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। इतनी आसानी से क्लिक भी नहीं करता है। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन है इन हाइड्रोजन लाइक एटम मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम अ स्टेट इन विच इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ इज लैम्डा 1। यानी ये एक शेल है, इस शेल का नंबर होगा कुछ n2, ये n1 ले लेते हैं, ऐसा करते हैं। यहां पर इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ ये लैम्डा 1 बता रहा है और यहां से दूसरी स्टेट n2 में आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है, वहां उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा 2 है। तो कह रहा है कि ये जो फोटोन n1 से n2 में ट्रांजिट करेगा, इलेक्ट्रॉन सॉरी, तो एक फोटोन रिलीज होगा। बताओ उस फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के टर्म्स में क्या होगी? सोचो पड़ गया ना। चलिए देखिए इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या है। हम अगर देखें तो मुझे बेसिकली ये जो लैम्डा है ये hc अपॉन लैम्डा किसके इक्वल होगा? एनर्जी ऑफ अपर शेल माइनस एनर्जी ऑफ लोअर शेल। डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है ना। अब हम एनर्जी को डायरेक्टली वेवलेंथ की फॉर्म में तो लिख ही नहीं सकते हैं, तो इसके लिए थोड़ा जुगाड़ देखना पड़ेगा। याद करो आपने एक रिलेशन पढ़ा था कि किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए जो टोटल एनर्जी होती है वो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है और हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो हम इस चीज का फायदा उठाते हैं कि मान लो इस शेल की एनर्जी है E1 और इस शेल की एनर्जी है E2, तो देखें इस वाले शेल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इसकी एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी ना। एंड दिस शुड बी इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। तो v1 लिख रहा हूं, मान लो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यहाँ v1 है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखें, इसको m से मल्टीप्लाई कर दो और m से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगी mv² अपॉन 2m, यानी p² अपॉन 2m। सही क्या? p क्या हो गया? मोमेंटम। अब आप यहां लगाओ डी ब्रोगली कंसेप्ट। डी ब्रोगली कंसेप्ट के हिसाब से लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? h अपॉन p। ये p के लिए आप यहां रखो तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? h² अपॉन 2m इंटू लैम्डा स्क्वायर बनेगा ना। तो देखें यहां से काइनेटिक एनर्जी मिल गई, इसका मतलब जो ऊपर वाला शेल है इसकी एनर्जी जाएगी -h² अपॉन 2m इंटू लैम्डा स्क्वायर।
बताओ क्या आपको ये कहानी समझ में आती है ना? तो ये इतनी आसानी से क्लिक नहीं करेगा, एक बार आपने देखा हुआ है तभी आपको क्लिक कर सकता है। अब दूसरा काम सेम इसी तरह क्या होगा बताओ, जो सेकंड शेल E2 है इसकी एनर्जी कितनी बन जाएगी, -h² अपॉन 2m इंटू λ2², ये बन गया λ1²। सही है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। डेल्टा E, तो जो hc अपॉन लैम्डा है, hc अपॉन लैम्डा, बताओ ये hc अपॉन लैम्डा किस किस के इक्वल होगा, इन दोनों लेवल्स के डिफरेंस के बराबर, ठीक है ना? तो दिस माइनस दिस करो, क्योंकि ये हायर वैल्यू, ये छोटी वैल्यू है बड़ी वैल्यू, सॉरी ये छोटी वैल्यू है बड़ी वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू आएगी ना, तो नेगेटिव साइन तो एनर्जी रिलीज बताता है। तो देखें हम इनको छोड़ देते हैं, इनके मैग्नीट्यूड का डिफरेंस ले लेते हैं, तो ये वैल्यू बन जाएगी, अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को कम करो, सीखा ना आपने, 13.6 होता है ये, तो अगर हम नेगेटिव साइन हटा दें तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो मैं क्या लिखूंगा, h² अपॉन 2m इंटू λ2² माइनस h² अपॉन 2m इंटू λ1²। समझ में आया ना? जैसे ये लोअर शेल है तो मैग्नीट्यूड वाइज इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, साइन की वजह से कम होती है, इसकी मैग्नीट्यूड वाइज कम होगी, तो हम तो सिर्फ डिफरेंस देख रहे हैं मैग्नीट्यूड का, तो दिस माइनस दिस लिखो, मैंने लिख दिया। अब आप देखो h से h का स्क्वायर कैंसिल, तो c अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहां से h अपॉन 2m को आप कर लो बाहर, तो ये बचेगा 1 अपॉन λ2² माइनस 1 अपॉन λ1²। सही है क्या? या फिर आप एलसीएम ले लो, तो c अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी बन जाएगी, h अपॉन 2m, ये बनेगा λ1² माइनस λ2² अपॉन λ1² इंटू λ2²। सही है क्या? यहां से आप लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करो तो क्या बन जाएगी, 2mc अपॉन h इंटू λ1² इंटू λ2² अपॉन λ1² माइनस λ2 का स्क्वायर। और इस तरह से आप इस निकलने वाले फोटोन की क्या कैलकुलेट कर सकते हो, वेवलेंथ। तो हाँ, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, लेकिन ऐसा नहीं से आप सोच नहीं सकते हो, समझ रहे हो बात को? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन से भी आपको थोड़ा बहुत डील करना आना चाहिए। ऑल्दो ये बेस्ट एप्लीकेशन है बोर्श एटॉमिक मॉडल और डी ब्रोगली कंसेप्ट का, कर सकते हैं ना? चलिए, तो ये था अपना एक छोटा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डी ब्रोगली कंसेप्ट, जो हमें सिखाता है कि एक मैटर पार्टिकल किसकी तरह बिहेव कर सकता है, वेव की तरह, और उसकी वेवलेंथ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला h अपॉन p। अब हम बढ़ने जा रहे हैं आगे और सीखने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक। कॉपी कर लिया आपने? चलिए, कॉपी कर लिया है तो अब हेडिंग डालें। हमने सीखा बोर्स के ड्रॉबैक में, एक तो वो डी ब्रोगली कंसेप्ट को फॉलो नहीं करता है, और दूसरा वो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी फॉलो नहीं करता है। तो आए मूव करते हैं अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक, तो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है? देखिए, इसका स्टेटमेंट है, ये कहता है कि आप एक मूविंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ एक्यूरेटली एक ही टाइम पर करेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला? एक मूविंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ एक ही टाइम पर 100% एक्यूरेसी के साथ आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। अगर आप पोजीशन को एक्यूरेटली कैलकुलेट करोगे तो एरर मोमेंटम में बढ़ती जाएगी, अगर आप मोमेंटम को एक्यूरेटली कैलकुलेट करोगे तो किस में एरर बढ़ती जाएगी, पोजीशन में एरर बढ़ती जाएगी। तो यही होता है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसने एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के हिसाब से दिया था। तो पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल the momentum and position of a moving electron cannot be determined simultaneously
विद 100% एक्यूरेसी। सबसे पहली चीज तो 100% एक्यूरेसी के साथ आप एक ही टाइम पर पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ डिफाइन नहीं कर सकते। सेकंड चीज जो आपको यहां पे समझनी है, दैट इज इफ वी ट्राई टू डिटरमाइन या टू मेजर मोमेंटम accurately, error will occur in position and vice versa। जो मैंने आपको समझाया, अगर आप मोमेंटम को ठीक से कैलकुलेट करने चलोगे तो एरर किस में आएगी? पोजीशन में। अगर आप पोजीशन को एक्यूरेटली कैलकुलेट करने चलोगे तो एरर किस में आएगी? मोमेंटम में। ठीक। फिर डी ब्रोगली ने कहा कि इन दोनों की एरर का जो मल्टीप्लिकेशन है, तो ध्यान दें हम सिंबॉलिक फॉर्म में बात कर रहे हैं, डेल्टा एक्स को हम बोलते हैं एरर इन पोजीशन। ठीक है, तो इसके कई नाम है, आप एरर बोल सकते हो, आप इसे अनसर्टेनिटी भी बोल सकते हो। ये तो गई अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ऐसे ही सेकेंड टर्म बनता है आपका डेल्टा पी, इसको हम बोलते हैं एरर और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक, तो हाइजेनबर्ग के हिसाब से अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का जो मिनिमम वैल्यू है वो h/4π के इक्वल होता है, या तो इसके इक्वल होगा या फिर हमेशा इससे ज्यादा होगा। इन दोनों की एरर का मल्टीप्लिकेशन कभी भी इस वैल्यू से कम नहीं हो सकता है। तो बस यही है आपका हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये आपको मैथमेटिकल फॉर्म में ही ध्यान रखना है और आपको टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। डेल्टा एक्स विल बी कॉल्ड एरर और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड डेल्टा पी विल बी कॉल्ड एरर और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। कर सकते हैं थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो डेल्टा एक्स इज पोजीशन है ना, तो बताओ पोजीशन यानी डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर, ऐसा यूनिट। दिस इज मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, इसकी यूनिट क्या बनेगी? केजी इनटू मीटर पर सेकेंड, है ना, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड होती है। तो आप देखें इसकी ओवरऑल यूनिट क्या बन जाएगी आपके पास? यूनिट अगर आप देखो तो बन जाएगा केजी इनटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना। P इक्वल हो गया m इंटू वी, तो मास हो गया केजी, वेलोसिटी हो गई मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी है। ठीक है ना, इधर की यूनिट देखो आप क्या बनेगी? ये चीज क्या बन गई? जूल्स बन गई ना, तो ये जूल्स पर सेकेंड हो गया ना। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ऐसा कोई भी टर्म जो मुझे लग रहा है इसमें कुछ एरर तो नहीं हो गई है, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी है। डेल्टा एक्स आपको मिल गया एरर इन पोजीशन, तो ये तो आ जाएगा, इसकी यूनिट मिल जाएगी मीटर्स में आपको। और मोमेंटम हो गया P इक्वल इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, केजी इंटू मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ध्यान देना, सॉरी, केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हाँ ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या बन गई इस वाले टर्म की? मैं को समझाना चाह रहा हूं आपको। तो केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, याद है फोर्स इक्वल्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास हो गया केजी और एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और जो वर्क होता है वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो क्या बन जाएगा? केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। ठीक, और वर्क यूनिट क्या होती है? जूल। तो बेसिकली अगर आप जूल को देखो तो जूल किसके इक्वल होगा? केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होल स्क्वायर के। सही है क्या? अब मैं इधर सेकंड से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी सेकंड से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक, तो बताओ जूल इंटू सेकेंड को आप क्या लिख सकते हो? देखो सेकंड कैंसिल हो गया, तो केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बताओ मैं लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना। तो देखो यहां पर भी तो ये यूनिट बनी थी, इन दोनों की अगर आप यूनिट देखो तो वो केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड बन रहा है। और ये चीज मैंने यहां प्रूव की है कि केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड को मैं जूल्स इंटू सेकेंड लिख सकता हूं। यानी एक्चुअली ये वाला जो आपका टर्म है इसकी यूनिट है जूल्स इंटू सेकेंड। सही है, वो आप यहां से बोल सकते थे भाई एच की यूनिट क्या आती है? जूल्स इंटू सेकेंड आती है, तो इस टर्म की यूनिट भी जूल्स इंटू सेकेंड ही आनी चाहिए। तो ध्यान दें
ये हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बहुत सारे फॉर्म्स हैं। आपको कभी भी फॉर्म चेक करना हो कि इनमें से, एक बार कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन अकॉर्डेंस विद हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यहां पर जो आपके दो टर्म लिखे हुए हैं इनकी यूनिट जूल्स इनटू सेकंड आनी चाहिए। जैसे एक और फॉर्म बनता है डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। तो ये भी हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो करता है। एनर्जी की यूनिट जूल और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। समझ रहे हैं? तो ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई ये वाली, ये सिर्फ इसलिए बताई है ताकि आप फॉर्म पहचानना सीख सकें। सिर्फ हाइजेनबर्ग का यही फॉर्म नहीं होता है और दूसरे फॉर्म भी होता है। तो अगर कभी आपको फॉर्म पहचानने पड़े तो आप यूनिट देख लो, जिस जिस फॉर्म की यूनिट जूल्स इनटू सेकंड आ रही होगी वो सब हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे होंगे। सही है? चलिए, ये तो बात इसका थ्योरेटिकल यूज। अब इसका न्यूमेरिकल यूज। तो न्यूमेरिकल यूज पे मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं आपको इसके ऊपर, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको सिर्फ वैल्यू रखनी होगी। मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं, फिर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है ना। देखो क्या होगा, एक दो क्वेश्चन ऐसे बता दूंगा, पर आप देखो, आपने सीखा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी है ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। एक चीज तो ये। अच्छा, इसको ना आप एक और फॉर्म में लिख सकते हो, वो भी बता दूं मैं आपको। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस अपॉन 2 पाई, h क्रॉस बाय 2, है ना। तो जो h क्रॉस होता है ये बेसिकली h अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है। ठीक, तो कभी आपको ये सिंबल मिल जाए तो आप इस चीज का भी ध्यान रखना, कर सकते हैं। चलिए, अब आप बढ़े आगे। एक फॉर्म तो हो गई है। अब आप देखो p क्या होता है, मोमेंटम, जिसको हम m इंटू वी बोल सकते हैं। तो अगर मैं डेल्टा p निकालूं, डेल्टा p क्या हो गया, चेंज। तो देखो, एक चलते हुए पार्टिकल का मास चेंज नहीं हो सकता, सिर्फ क्या चेंज सकती है, वेलोसिटी। तो हम इसको लिख सकते हैं m इंटू डेल्टा वी। इस वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में रखो तो आपको एक और फॉर्म मिल जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन 4 पाई m। यहां पर डेल्टा वी क्या हो जाएगी, एरर इन वेलोसिटी। क्या हो जाएगी, एरर, या फिर अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेजेस के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान दें। इसमें फर्स्ट एग्जांपल आपको लूं, मैंने आपसे कहा कि एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस या 5 इंटू 10 टू पावर 6 प्लस माइनस 5 मीटर्स पर सेकेंड। लिख दी मैंने आपको वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इतनी है, इससे, या 5% लिख लो, प्लस माइनस 5%, इससे ये 5% ज्यादा भी हो सकती है और इससे ये 5% कम भी हो सकती है। मतलब अगर आप इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में एरर निकालो तो वो 5 इंटू 10 टू द पावर 6 का कितना परसेंट होना चाहिए, 5% होना चाहिए। समझ रहे हैं? कई बार वो आपको वैल्यू ऐसे लिख के दे देगा कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी या वेलोसिटी है, वेलोसिटी लिख दी 5 प्लस माइनस 0.1 मीटर्स पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 5 से 0.1 ज्यादा भी हो सकती है और 5 से 0.1 कम भी हो सकती है। यानी जो 0.1 है ये इसकी वेलोसिटी के अंदर एरर होगा। क्या होगा, एरर। तो परसेंटेज में लिखा है तो जो वेलोसिटी दी है उसका परसेंट निकाल के आप एरर निकाल सकते हो। वैल्यू में दिया है तो जो वैल्यू दी है वही क्या होगी, उसकी एरर की वैल्यू होगी। बोलो, समझ रहे हैं इस चीज को? दूसरा केस, कई बार आपको ऐसे लिख देगा कि मान लो आपके पास इलेक्ट्रॉन है मूविंग विद अ स्पीड लेट्स से 10 टू द पावर 6 विच इज एक्यूरेट अप टू 1%। हाँ, बस लैंग्वेज सीखनी है। इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड 10 टू पावर 6 मीटर्स पर सेकेंड और दिस इज एक्यूरेट अप टू 1%। मतलब इसकी वेलोसिटी में जो एरर है वो 10 टू द पावर 6 का कितना परसेंट है, 1% है। कर सकते हैं? इंटरेस्टिंग। थर्ड केस, सेम लैंग्वेज, सेम इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ स्पीड 10 to the power 6 meters per second, which is accurate up to 99.9%। बताओ उसकी वेलोसिटी में एरर कितनी होगी? हाँ, 99.9% होगी ना? नहीं, वो गलत है। आप खुद सोचो, आप किसी चीज को मेजर करने जा रहे हो, अगर आप किसी चीज को नापने जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको उसको नापना आता होगा ना। नहीं नाप, कोई चीज मुझे नहीं आती, मैं उसे नापने जा रहा हूं तो मैं सबसे बड़ा गधा हूं। ऑब्वियसली कोई मुझसे कहे कि
कोई एक डिस्टेंस नापो। अब मुझे इंची टेप, जो आप इंची टेप समझते हो ना, जो आपका गॉज होता है, जो मीटर होता है, मुझे उसको रीड करना ही नहीं आता, तो मैं खाक नापूंगा लेंथ को? नहीं नाप सकता हूं ना। तो मैं जो काम कहना चाह रहा हूं ये है कि अगर मैं किसी चीज को जानता हूं तभी तो मैं उसे करने जाऊंगा, उसको मेजर, उसको नापने जाऊंगा। तो क्या मैं किसी चीज को जानते हुए भी उसमें 99.9% एरर कर सकता हूं? क्या मैं पढ़ाते हुए भी पढ़ाने में 99.9% एरर कर सकता हूं? हो सकता है 1-2% एरर हो जाए, लेकिन क्या 99.9% हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यानी इस केस में जो एरर है वो 0.1% है। तो 0.1% किसका? 10⁶ का। तो इन 2 पॉइंट्स पे आप ध्यान दें। अगर आपको इसी लैंग्वेज सेम है, सिर्फ मैंने वैल्यू बदली है, 1% 2% बोला है, तो प्रैक्टिकली फीजेबल है कि भाई 1% 2% की एरर हो सकती है। लेकिन अगर आपने 99% एरर बोल दी तो भाई आप वैल्यू गलत कैलकुलेट कर रहे हो। तो 99% एरर नहीं हो सकती। हम उसमें एरर कितनी लेकर चलेंगे? 0.1% या 1% ही लेकर चलेंगे। समझ रहे हैं इस चीज को? तो यह है आपका हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि आपको ये बताता है कि किसी भी मूविंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को आप एक साथ एक ही टाइम पर 100% एक्यूरेसी के साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। एक और चीज आप यहां लिख देना, दिस इज ऑल्सो वैलिड ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। डी ब्रोगली कंसेप्ट और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दोनों ही किस पर वैलिड हैं? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर ही वैलिड है, ये कहीं और एप्लीकेबल नहीं होते हैं। समझ रहे हैं इस चीज को? चलिए तो एक बार आप इसे कॉपी करें। एक छोटा सा सैंपल क्वेश्चन मैं आपको इस पर करवाता हूं, फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि आखिर हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सिग्निफिकेंस क्या है, और फिर इसका एक पार्ट है जहां पर हम मोमेंटम की एरर को डी ब्रोगली वेवलेंथ की एरर से रिलेट करेंगे। देखते हैं, कॉपी करें। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं ऐसे आपके प्रैक्टिस के लिए, बाकी इस पे कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनता। आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज रखनी होती हैं और कैलकुलेट करना था। थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो होता ही है, तो उसी के लिए चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन इज, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। आपको एक पार्टिकल का मास दिया हुआ है 10⁻⁻10 ग्राम्स, ठीक है, और आपसे कह रहा है कि if the velocity of the particle is, कितनी दी गई है आपको? 10⁻⁻6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक, with 0.001% uncertainty, देन आपको डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है। हाँ, बस वैल्यूज ही रखनी होती है, कुछ भी नहीं है। तो देखें, इसने वेलोसिटी बोला है, तो वेलोसिटी की फॉर्म में डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? h/4π। तो मिनिमम वैल्यू से अगर हम खेलें तो इक्वल कर लेंगे मिनिमम वैल्यू के लिए, है ना। मिनिमम अनसर्टेनिटी इतनी तो होगी। अब आप देखो, आपको डेल्टा एक्स निकालना है, डेल्टा वी कितना होगा? जो वेलोसिटी है वो है 10⁻⁻6 और उसका भी कितना है? 0.001%। तो 0.0001/100। तो बेसिकली एरर आ गई 10⁻⁻12 मीटर्स पर सेकेंड की। तो देखो इसकी वैल्यू हो गई 10⁻⁻12 इक्वल टू h की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34 अपॉन 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू मास कितना दिया? 10⁻10 ग्राम है, उसको बदलो केजी में, तो -13 केजी हो जाएगा ना। बस अब बाकी आपको सॉल्व करना है। यहां से सॉल्व करके आप डेल्टा एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो बस इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल के ऊपर, जिनको आप वैल्यूज रख के आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं ना। चलिए, ये तो ही बात कि डी ब्रोगली हाइजेनबर्ग के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पर, कि सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, ऐसा क्या है कि ये बोर्स मॉडल को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। तो बहुत ध्यान से देखें, बोहर ने आपसे क्या कहा था? आपको याद है बोहर के हिसाब से फर्स्ट सेल की रेडियस कितनी होती है? हाँ, 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब देखें काम की चीज, समझने की चीज। बोहर ने कहा कि न्यूक्लियस से इतनी डिस्टेंस पर
0.529 एंगस्ट्रॉम पर फर्स्ट शेल होता है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहां मिलेगा। क्या होगा? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहां मिलेगा, ये बोहर ने कहा। तो हाइजेनबर्ग ने कहा नहीं बोहर तुम गलत हो, तुमने यहां बहुत गलत चीज बोल दी है। तुमने कहा कि न्यूक्लियस से इतने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मेरे हिसाब से, मतलब हाइजेनबर्ग के हिसाब से आपको यह बोलना चाहिए कि न्यूक्लियस से इतने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। मिलेगा और मिल सकता में बहुत फर्क है ना? यही डिफरेंस है। हाइजेनबर्ग ने कहा कि बोहर ने एक गलती कर दी, उसने सर्टेनिटी बता दी। बोहर सर्टन है कि न्यूक्लियस से इस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा, जबकि हाइजेनबर्ग ने कहा कि ऐसी कोई सर्टेनिटी नहीं है ना? वो आप एक फ्लाई परेशान कर रही है आज, टेक्निकल की जगह दूसरी एरर आ गई है ना? तो हाइजेनबर्ग ने कहा कि हम सर्टेन नहीं है, हम नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन यहां पर मिलेगा ही मिलेगा। तो यही होता है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आप अनसर्टन हो कि न्यूक्लियस से इतनी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा या नहीं मिलेगा। बोहर ने तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिफाइन कर दी, एक मूविंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बोहर ने डिफाइन कर दी है, जो कि हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल्स के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। अब या तो बोहर सच्चा है या हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग इज अ वेल प्रूवन प्रिंसिपल, इसका मतलब गलत कौन है? बोहर। तो हाइजेनबर्ग ने यहां पर क्या किया? मॉडिफिकेशन किया। उसने कहा कि आप ऐसा कहें कि न्यूक्लियस से इतने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन इस जगह पर मिल सकता है। क्या हो सकता है? मिल सकता है। मतलब हम इलेक्ट्रॉन के मिलने की सिर्फ और सिर्फ क्या बता सकते हैं? प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। हम ये कभी नहीं बोल सकते कि न्यूक्लियस से इतने डिस्टेंस पर या इस रीजन में इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो यही गलती की थी बोहर ने और इसको इंप्रूव किया हाइजेनबर्ग ने। उसने कहा कि अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग वी कैन ओनली डिफाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग an electron around the nucleus। ठीक, तो हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन मिलने की क्या बता सकते हैं? प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि न्यूक्लियस से इस डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रॉन मिल ही जाएगा। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपने यहां पर सीखी है, डी ब्रोगली कंसेप्ट और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। एक चीज तो ये कि न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कौन सा नेचर डोमिनेट करता है? वेव नेचर डोमिनेट करता है। और दूसरा, न्यूक्लियस के चारों तरफ हम इलेक्ट्रॉन मिलने की सिर्फ और सिर्फ क्या बता सकते हैं? प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये था आपका डी ब्रोगली कंसेप्ट और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। चलिए अब हम मूव कर सकते हैं अपने एक और छोटे से टॉपिक के ऊपर, दैट इज, ये बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है और इसके ऊपर एक ही टाइप का स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन पूछ लिया तो आप उसे नॉर्मली सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हेडिंग डालें रिलेशन बिटवीन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा लैम्डा। डेल्टा एक्स समझ ही गए होंगे, डेल्टा एक्स होती है एरर इन मोमेंटम, सॉरी एरर इन पोजिशन, और डेल्टा लैम्डा है एरर इन डी ब्रोगली वेवलेंथ। हाँ जी, अब हम डी ब्रोगली कंसेप्ट को हाइजेनबर्ग के अंदर मिक्स कर सकते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का रिलेशन बनता है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। देखें क्या है ये फंडा। ये तो आपने सीख लिया है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी की वैल्यू h/4π के बराबर या उससे ज्यादा ही होगी। सही है ना? अब मुझे P को रिप्लेस करना है लैम्डा से, तभी तो इनके बीच में रिलेशन आएगा। तो आप बताओ क्या आप लैम्डा और P में मुझे कोई रिलेशन बता सकते हो? हाँ, वेरी गुड। लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है? h/p। अब थोड़ा सा आप ध्यान दें, अभी तो क्या है, अगर आप 11th क्लास के बच्चे हो तो आपने मैथ्स और फिजिक्स इतनी यूज नहीं किए, लेकिन जब कर लोगे तो आपको क्लिक करना भी शुरू हो जाएगा। आपको लैम्डा और पी में रिलेशन पता है और आपको डेल्टा पी और डेल्टा लैम्डा में रिलेशन निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना चाहिए। तो आप एक काम करो, लैम्डा को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू पी। ठीक है, तो h तो है कांस्टेंट, ये बन जाएगा d/dp ऑफ 1/p। ठीक है,
इतना डिफरेंशिएशन आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा हो तो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। अगर आप 1/x को डिफरेंशिएट करो तो उसका डिफरेंशिएशन बनता है -1/x²। ठीक है, तो आप 1/p को डिफरेंशिएट करो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, -1/p² बनेगा। ठीक है, तो आप देखें ये वैल्यू बन जाएगी -h/p² के। ठीक, अब ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है, माइनस साइन ये दिखा रहा है क्योंकि देखो लैम्डा और p एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मोमेंटम बढ़ेगा तो वेवलेंथ क्या होगी, कम। अगर मोमेंटम कम होगा तो वेवलेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। तो सोचो आप, मोमेंटम अगर बढ़ा तो वेवलेंथ कम होगी, मतलब डी लैम्डा का साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। चेंज इन वेवलेंथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम बढ़ने पर इसकी वेवलेंथ क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। इसलिए हम यह नेगेटिव साइन की चिंता नहीं करते हैं, हम लेते हैं मोड। तो देखो डी लैम्डा अपॉन डी पी का अगर आप मैग्नीट्यूड देखो तो वो h/p² के इक्वल होगा। इसको आप लिख लो डेल्टा लैम्डा। डी लैम्डा स्मॉल चेंज है, तो अगर आपको ओवरऑल चेंज लिखना है तो वो डेल्टा लैम्डा होगा अपॉन डेल्टा पी। बताओ किसके इक्वल हो जाएगा, h/p² के होगा। तो यहां से आप डेल्टा पी की वैल्यू कितनी लिख सकते हो, डेल्टा लैम्डा इंटू p²/h। क्या ये सही है? बस ये आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस डेल्टा पी को उठा के यहां रख दो, तो जैसे आप इस वैल्यू को यहां पर रखते हो, बताओ इक्वेशन क्या बनेगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी की जगह लिखो डेल्टा लैम्डा इंटू p²/h। दिस शुड बी इक्वल टू क्या बनेगा, h/4π। ये वाले टर्म को भेज दो इधर, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। क्या बन जाएगा इक्वेशन, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू h² इंटू 4π। सही ना? ये देखो, क्या मैं इसको h/p का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और h/p किसके होता है, लैम्डा। तो यहां से रिलेशन क्या बन गया आपका, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू λ²/4π। तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको ध्यान रखना है। ये आपको हर कोई पढ़ाएगा भी नहीं, आपने शायद पढ़ा भी नहीं होगा, पहली बार अगर कहीं पढ़ा हुआ है आपने तो आप पहली बार ही देख रहे होंगे। और ये इंपॉर्टेंट है जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट है। इतनी मैथ फिजिक्स पढ़ने के बाद आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हो, तो आप इसे ध्यान रखें। एरर इन पोजिशन और एरर इन वेवलेंथ को अगर आप रिलेट करो तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू λ²/4π होता है। सही है? चलिए आप इस रिलेशन को कॉपी करें, फिर मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवाता हूं और बताता हूं कि कैसे हम इस इक्वेशन को यूज भी कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो आओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखें, सिंपल एक ही स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो इसके ऊपर बन सकता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर पूछा जाए तो इन जनरल क्लिक नहीं करता है। आपको इक्वेशन याद है, आपने पढ़ा हुआ है, तो ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय अप्लाइंग अ वोल्टेज ऑफ 6 वोल्ट। ठीक, इफ अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन इज 7/22 nm, देन द अनसर्टेनिटी इन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ विल बी। तो मैंने आपको सिखाया, आप अपना इक्वेशन लगाओगे। क्या इक्वेशन लगाओगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू λ²/4π। सही है? आपको इसकी पोजीशन में एरर दी हुई है 7/22 nm, ध्यान देना है ना, nm। तो ऐसा करो, इसको 10⁻⁹ मीटर से लिख लो आप, तो इंटू डेल्टा लैम्डा आपने कैलकुलेट करना है, λ²। अब उसने बोल दिया है कि इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया है रेस्ट से, तो रेस्ट से एक्सेलरेट किया है, तो आप इसका लैम्डा निकाल लो, √150/6, 25 का रूट आएगा 5 एंगस्ट्रॉम आएगा ना। तो लैम्डा की वैल्यू हो गई 5 एंगस्ट्रॉम, यानी 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स का होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू, बताओ पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, तो 7 ऊपर आ जाएगा। देखो 7/22 से 7/22 गया 5 का स्क्वायर बनेगा 25, तो मिनिमम वैल्यू निकाल रहा हूँ। 5 का स्क्वायर हो गया 25/4 इंटू ये बनेगा 10⁻20 अपॉन 10⁻9। देखो ये वैल्यू ऊपर आएगी, 10⁻11 बनेगा। 25/4 होता है 6.25 इंटू 10⁻11 मीटर, या फिर आप चाहो तो इसे 0.625 इंटू 10⁻10 मीटर, या फिर 0.625 एंगस्ट्रॉम बोल सकते हो।
बोल सकते हैं ना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि डी ब्रोगली कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होता है, और ऐसे क्वेश्चन कभी पूछे नहीं गए हैं, ऐसे क्वेश्चन बनाकर आपसे क्या किया जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। सही है। चलिए, तो ये था आपका डी ब्रोगली कंसेप्ट और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कोरिलेशन। आप डी ब्रोगली कंसेप्ट को बोर्स कंसेप्ट से भी रिलेट कर सकते हो, और आप चाहो तो उसे डी ब्रोगली हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से भी क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। सही है। चलिए, तो इसके बाद हम मूव करते हैं अपने चैप्टर के अगले पार्ट पर, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, क्वांटम नंबर्स। क्या सीखने वाले हैं हम लोग, क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स के बेसिस पर हम अलग अलग एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे, जो कि आपके आगे इनऑर्गेनिक के अंदर भी बहुत काम में आता है। पूरी इनऑर्गेनिक बेस्ड इसी चीज पर है कि आपको अलग अलग एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है क्वांटम नंबर्स। चलिए जी, सबसे पहले बात करते हैं कि क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं। देखें, आप एक सिंपल सा एग्जांपल देखें। अगर हम इंडिया में, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ठीक है, तो लेट अस अज्यूम कि ये इंडिया का मैप है, ठीक है, भावनाएं समझना। तो मान लो ये इंडिया का मैप है, ठीक है। आपको इंडिया में एक आदमी को ढूंढना है, आपका बहुत ही अच्छा दोस्त है, बहुत घनिष्ठ मित्र है आपका, वो कहीं चला गया, खो गया। और वो आपका घनिष्ठ मित्र इसलिए कि उसने आपसे 5 लाख रुपए उधार लिए थे और वो वापस नहीं दिए, तो आप उसको ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते, है ना। ढूंढना तो आपको उसको पड़ेगा ही पड़ेगा, सही बात है। अब आप उसे ढूंढने जाओगे तो बताओ, इस कंट्री में उसे ढूंढने के लिए आपको ऐसी कौन सी मस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए जिनसे आप उसको लोकेट कर पाओ। फोटो। एक बात बताओ, आप किसी आदमी को अगर फोटो से ढूंढ पाते तो किसी थाने में गुमशुदा की तलाश की फोटो लगी होती, नहीं लगी होती ना। फोटो से किसी आदमी को ढूंढ सकते हैं। देखो, वो आदमी बहुत सज्जन आदमी है, ऐसी बात नहीं, आपका दोस्त था, मजबूरी में आपके पैसे लेके भाग गया, लेकिन ऐसे उसका घरवर है, उस घरवर में रहता है। तो अगर आपको उस आदमी का एड्रेस पता लग जाए, है ना, तो आप उसको ढूंढ सकते हो, वहां जाकर उसको पकड़ लोगे आप। तो आप मुझे बताओ, किसी आदमी के एड्रेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होगी। देखो, सबसे बड़ी चीज तो क्या होगी, उसका स्टेट। एक तो आपको उसका स्टेट पता लग जाए तो यहां पे आप उसे लोकेट कर लोगे, हाँ भाई यहां है। उस स्टेट के बाद आपको पता लग जाए उसकी सिटी, कि उस स्टेट की कौन सी सिटी में रहता है, और अंदर पहुंच गए। फिर उस सिटी में आपको ये पता लग जाए कि वो कौन से एरिया में रहता है, और उस एरिया में आपको क्या पता लग जाए कि भाई साहब उस आदमी का हाउस नंबर कितना है। क्या है, हाउस नंबर कितना है। तो स्टेट, सिटी, एरिया, हाउस नंबर, ये 4 चीजें अगर आपको मिल जाए तो क्या आप उस आदमी को ढूंढ सकते हो। तो बेसिकली पूरे भारत देश के अंदर, इंडिया के अंदर, अगर आपको किसी आदमी को लोकेट करना है तो आपको ये 4 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर आपको ये 4 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाए तो हम इस आदमी को आसानी से लोकेट कर सकते हैं, सही बात है ना। सेम ऐसे ही एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, कहां पर वो बैठा हुआ है, उस चीज को लोकेट करने के लिए भी आपको कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो वो जो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है उसी को कंबाइंड फॉर्म में हम किसके नाम से जानते हैं, क्वांटम नंबर्स के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहली चीज, क्वांटम नंबर्स इज बेसिकली द सेट ऑफ नंबर्स which are required to locate an electron in an atom। तो एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए आपको जो सेट ऑफ नंबर्स की जरूरत पड़ती है उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, क्वांटम नंबर्स के नाम से जानते हैं। और ये जो आपके क्वांटम नंबर्स होते हैं, मेनली 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं आपके पास। जो पहला क्वांटम नंबर होता है वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नहीं, PLE ही आएगा। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है पहला आपका, जिसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। जो सेकंड आपका क्वांटम नंबर होता है उसे हम बोलते हैं एजीमुथल, या फिर आप इसे सब्सिडरी, और आप इसे एंगुलर क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं। इसका नोटेशन होता है स्मॉल l। इसी तरह आपके पास थर्ड क्वांटम नंबर होता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर बोलते हैं हम इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
जिसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और जो फोर्थ होता है आपके पास वो होता है स्पिन क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर होता है? स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक, तो चार आपके पास क्वांटम नंबर होते हैं, इसे आप स्मॉल s से भी डिनोट करते हो। देखिए जो तीन क्वांटम नंबर हैं, दीज आर मैथमेटिकली प्रूव्ड, derived from Schrodinger's वेव इक्वेशन। ये क्या होता है ये हम आगे चलकर पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, तो वहां मैं आपको दोबारा बताऊंगा ये चीज, पर आप ये ध्यान रखें इन चार क्वांटम नंबर्स में जो तीन क्वांटम नंबर्स होते हैं ये तो श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन से डिराइव होते हैं, जबकि जो फोर्थ क्वांटम नंबर होता है ये इसका थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस होता है, इसको हम कहीं से डिराइव नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये टोटल चार क्वांटम नंबर्स आपके पास होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वांटम नंबर के साथ, जिसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लिख लिया अपने नाम सबके, फटाफट से लिखें। हो गया? चलिए तो वापस से शुरू करते हैं विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखिए जी क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बहुत ही सिंपल है, इसे हमने बोर्स मॉडल में पढ़ ही लिया था पहले भी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसे हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। जैसा आपने बोर्स मॉडल में सीखा n इक्वल टू 1 k शेल, n इक्वल टू 2 l शेल, n इक्वल टू 3 m शेल। तो हर एक शेल n की हर एक वैल्यू किसको डिनोट करती है? एक शेल को। साथ ही आपने देखा था रेडियस का फॉर्मूला 0.529 n स्क्वायर बाय z, यानी रेडियस यानी साइज ऑफ शेल किस पर डिपेंड कर रही थी? n पर। साथ साथ एनर्जी ऑफ शेल भी किस पर डिपेंड करती है? n पर। तो जो आपका पहला क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट रिप्रेजेंट्स the size and energy of a shell। ये जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये एक शेल की साइज और उसकी एनर्जी को डिनोट करता है। दूसरा हम बोर्स मॉडल में भी सीख चुके हैं और जनरली भी होता है कि एज वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस, साइज एंड एनर्जी ऑफ शेल क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो साइज भी इंक्रीज होती है शेल की और साथ ही साथ क्या होती है? उसकी एनर्जी भी इंक्रीज होती है। ठीक, तो ये आपने देख ही लिया है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं? n इक्वल टू 1 फर्स्ट शेल। ध्यान दें फर्स्ट शेल न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होता है। जैसे आप आगे मूव करोगे शेल का साइज बढ़ेगा, मतलब रेडियस बढ़ेगा, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, और इस तरह जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे साइज और एनर्जी ऑफ शेल दोनों ही क्या होते जाएंगे? इंक्रीज होते जाएंगे। इस चीज का हम लोग इनऑर्गेनिक के अंदर बहुत यूज करते हैं कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है वैसे से आपका साइज ऑफ शेल भी क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है। सही है। चलिए तीसरी बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको n शेल के बारे में ध्यान रखनी है। अच्छा ये तो आप जानते हो कि इसे हम k शेल बोलते हैं, इसे l, इसे m एंड सो ऑन चलता रहेगा। एक मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूं अभी, इस फॉर्मूले को हम आगे चलकर क्या करेंगे? प्रूव भी करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है? द फॉर्मूला इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 2n स्क्वायर के। किसके इक्वल होता है? 2n स्क्वायर। जैसे आपको फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन निकालने तो n की वैल्यू 1 2 हो जाएगा, सेकेंड शेल में आ जाएगा 8, थर्ड शेल में आएगा 18, फोर्थ शेल में आएगा 32 एंड इस तरह चलता रहेगा। तो देखो ये मैक्सिमम पॉसिबल होते हैं। हम जो एक्चुअल फिलिंग करते हैं उसमें आते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। याद है बचपन में पढ़ा है। ऐसा क्यों आता है वो भी हम डिस्कस करेंगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखने चलेंगे। तो अभी उसकी जल्दबाजी नहीं करते हैं, अभी तो आप इस सिंपल से फॉर्मूले को याद रखें कि किसी भी शेल के अंदर जो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं उसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं? 2n स्क्वायर लिखते हैं। सही है। चलिए कॉपी करें इसे, फिर हम मूव करते हैं अपने अगले क्वांटम नंबर पे।
फिर देखें हमारा सेकंड क्वांटम नंबर जिसे हम बोलते हैं एजीमुथल या फिर सब्सिडरी या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक, तो देखिए अभी आपने देखा शेल। अब ये जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये आपको बताता है सबशेल। क्या बताता है? सबशेल। सबसे पहली चीज, इट रिप्रेजेंट्स अ सबशेल विद इन अ शेल। ठीक, दूसरी चीज क्या रिप्रेजेंट करता है? इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स, यहां पे लिख लेते हैं, द शेप ऑफ अ सबशेल। ठीक, थर्ड, एल की हर वैल्यू के लिए फॉर ईच वैल्यू ऑफ एल, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एल देयर एग्जिस्ट अ सबशेल। ठीक, तो एक सबशेल को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही ये शेप भी बताता है। सबशेल की आप आगे चलकर देखोगे ऑर्बिटल की साइज शेप को हम किससे डिटरमाइन करते हैं? एल से। ठीक, एल की हर वैल्यू के लिए एक शेल के अंदर क्या होगा? एक सबशेल होगा। ठीक है, तीसरी चीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखें, फॉर अ गिवन वैल्यू, देखो इनको रटना नहीं है, आपको धीरे धीरे खुद याद होते जाएंगे जैसे आप इनको यूज करते हैं, समझते हुए चलें। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन, एन मतलब तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देयर आर टोटल n values of L which ranges between 0 to n-1। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो आपने देखा n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो जितनी n की वैल्यू होगी उतनी ही आपको l की वैल्यूज मिलेगी। अगर n की वैल्यू 1 है तो l की आपको एक वैल्यू मिलेगी, n अगर 2 है तो l की 2 वैल्यू मिलेगी, n 3 है तो l की 3 वैल्यूज मिलेंगी, n 4 है तो l की आपको क्या मिलेंगी? 4 वैल्यूज मिलेंगी। तो सिंपल सी बात है, जितना n का नंबर होगा, जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, उसी हिसाब से आपको L की वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो देखिए छोटी सी टेबल बनाते हैं, इधर हम लिखते हैं वैल्यूज ऑफ n और इधर हम लोग लिख लेंगे वैल्यूज ऑफ L। तो L की वैल्यूज देखो कहां से कहां वेरी करेगी? 0 से लेकर n-1 तक। बहुत ध्यान से देखना, बहुत आसान है। अगर n की वैल्यू हुई 1 तो बताओ n की 1 वैल्यू के लिए L की कितनी वैल्यूज आएंगी? 0 से, देखो वैल्यू तो आएगी 1, मैंने आपसे क्या बोला? जो n का नंबर होता है उतनी ही वैल्यूज मिलेंगी। तो अगर n 1 है तो L की एक वैल्यू मिलेगी, और वो जो L की एक वैल्यू होगी वो कितनी होगी? L इक्वल टू 0। इसका मतलब L की 0 वैल्यू नहीं है, L इक्वल टू 0 भी L की एक वैल्यू है। तो अगर n 1 है तो L की एक वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू होगी L इक्वल टू 0। L इक्वल टू 0 के लिए हम एक सबशेल लिखते हैं, हम लोग S सबशेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? S सबशेल। सही है। ऐसे ही देखो जब n इज इक्वल्स टू 2 होगा तो आपको L की कितनी वैल्यूज मिलेंगी? 2। तो वो 2 वैल्यूज कहां से कहां वेरी करेगी? 0 से 2-1। तो L की एक वैल्यू होगी 0, एक वैल्यू होगी 1। तो 0 डिनोट करता है S सबशेल को और 1 डिनोट करेगा P सबशेल को। किसको डिनोट करेगा? P सबशेल को। ऐसे ही जब n इज इक्वल्स टू 3 होगा, 3, तो बताओ L की कितनी वैल्यूज मिलेंगी? 3। वो 3 वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती हैं? L इक्वल टू 0, L इक्वल टू 1 एंड L इज इक्वल्स टू 2। तो 0 के लिए S सबशेल, P, D। ऐसे ही जब n की वैल्यू 4 होगी, फोर्थ शेल में आप आ चुके हो, फोर्थ शेल में टोटल कितने सबशेल होंगे? 4। L की वैल्यू 0, L की वैल्यू 1, L की वैल्यू 2 और L की वैल्यू 3। तो 0 के बाद ये बना S, 1 हो गया P सबशेल के लिए, 2 हो गया D सबशेल के लिए, 3 हो गया F सबशेल के लिए। अब देखो हमारे पास इतने एलिमेंट हैं कि हमारे पास यही सबशेल्स काम में आते हैं।
आगे अगर कभी हमें और एलिमेंट्स मिलेंगे तो एफ के बाद आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते जाओ, जी एच आई जे के, इस तरह से चलते रहेंगे, सही है। लेकिन हमें उनकी कभी जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप में से कुछ लोगों को डाउट होता है कि सर जी के एफ के बाद क्या आएगा, तो अब जी लगा दो, जी के बाद क्या आएगा, एच लगा दो और अपनी ABCD चलाते रहो, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक चीज क्या सीखा हमने, एन की जितनी वैल्यूज हैं एल की भी उतनी ही वैल्यूज होंगी, और वो वैल्यूज कहां से कहां वेरी करेगी, 0 से n-1। अब ये उल्टा देखो, अगर S सबशेल है तो उसके लिए L कितना होगा, 0, याद ऐसे रखना है। अगर आपका सबशेल है P तो उसके लिए L कितना होगा, 1। अगर आपका सबशेल है D तो उसके लिए L कितना होगा, 2। सबशेल है F तो उसके लिए L कितना होगा, 3। यहाँ पे SPDF का एक सिग्निफिकेंस होता है, ऑल्दो काम नहीं आएगा, लेकिन आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूं। S स्टैंड्स फॉर शार्प, P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, D stands for diffused and F stands for fundamental, है ना। ये सिर्फ जीके की बातें आपको पता होना चाहिए, बाकी ये काम में कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि n की वैल्यू से आप l की पॉसिबल वैल्यूज निकाल सकते हो। अगर आप ध्यान से देखें, l की वैल्यू कभी भी n की वैल्यू के बराबर नहीं होगी। अगर n 3 है तो l मैक्सिमम 2 ही हो सकता है, कभी भी 3 नहीं हो सकता। आगे आप क्वेश्चन देखोगे जिनके अंदर पूछेगा पॉसिबल क्वांटम नंबर्स बताओ, तो l की वैल्यू n से ज्यादा या उसके बराबर कभी भी नहीं हो सकती है। तीसरी चीज देखें, अभी हम आगे चल के एक ऑर्बिटल और टर्म पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहां पर हम इसे एंगुलर क्वांटम नंबर क्यों बोलते हैं कि यहां से आप क्या कर सकते हो, एक ऑर्बिटल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो। उसका फॉर्मूला बनता है h/2π इंटू रूट L इंटू L+1। यानी अगर आपको L की वैल्यू पता है तो आप एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो। ये टर्म मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा जब हम ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ लेंगे, बट आप ध्यान रखें क्योंकि हम इससे एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, इसीलिए हम इस क्वांटम नंबर को क्या बोलते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं। सही है, ध्यान रख लेंगे इतना। चलिए, तो ये था आपका एजिमुथल या फिर सब्सिडरी क्वांटम नंबर, जो बेसिकली एक सबशेल को डिफाइन करता है, साथ ही हमें शेप ऑफ सबशेल भी बताता है। अभी डिस्कस करते हैं शेप भी। तीसरी चीज, n की एक गिवन वैल्यू के लिए l की उतनी ही वैल्यूज होती हैं जो कि 0 से n-1 के बीच में वेरी करती हैं। इसे हम एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं क्योंकि इसकी हेल्प से हम एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा, अब बात करते हैं शेप की। इस एंगुलर क्वांटम नंबर की हेल्प से आप एक सबशेल की शेप को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो क्योंकि आपने शेप पढ़ ली है, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, तो ध्यान दें, सॉरी सबशेल, ये जो आपका s सबशेल होता है ये शेप में स्फेरिकल होता है। क्या होता है, स्फेरिकल होता है। थोड़ा सा अगर आप फोकस करेंगे चल जाएगा, ध्यान से देखें। ये भी हम श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन पढ़ेंगे, वहां पर भी और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि अब हमने क्या पढ़ लिया है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ लिया है, तो हम उसी के हिसाब से बात करेंगे। देखो, हाइजेनबर्ग ने बोला कि आप न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मिलने की सिर्फ क्या बता सकते हो, प्रोबेबिलिटी। तो ये सबशेल क्या होता है, ये सबशेल न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। अभी हम उस चीज को आगे चल के ऑर्बिटल के टर्म्स में भी डिफाइन करेंगे। तो ये एस सबशेल स्फेरिकल होता है क्योंकि इसके इस स्फेरिकल रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस क्या होते हैं, सबसे ज्यादा। ऐसे ही अगर मैं पी, तो ये शेप कैसी हो गई आपकी, स्फेरिकल। ऐसे अगर मैं आपसे पी सबशेल की बात करूं, पी सबशेल, तो पी सबशेल की शेप होती है डंबेल। कैसी होती है, डंबेल शेप होता है। तो डंबेल कैसा बनेगा, ये आपका न्यूक्लियस होगा और इधर उसकी दो लोब्स होती है, ठीक। तो ये जो दो बलून से बने हुए हैं इनको हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ लोब्स। क्या बोलते हैं हम इनको, लोब्स बोलते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही आपका जो थर्ड ऑर्बिटल होता है, थोड़ी थर्ड सबशेल होता है, दैट इज डी सबशेल। तो अगर आप डी सबशेल की साइज की बात करो तो देखें, डी सबशेल की शेप होती है डबल डंबेल। कैसी होती है, डबल डंबेल। तो ये सिंगल डंबेल था,
आप डबल डंबल बनाओ तो यहाँ बीच में न्यूक्लियस होगा, एक लोब इधर, एक लोब इधर, एक लोब इधर और एक लोब इधर। इस तरह से आपकी 4 लोब्स बनती हैं और इस शेप को हम डबल डंबल शेप के नाम से जानते हैं। एफ सबशेल की शेप हम ड्रॉ करते नहीं, कर सकते हैं लेकिन वो कॉम्प्लेक्स शेप होती है तो हम उनको यूज नहीं करते और हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि भाई जो आपका एफ सबशेल होगा उसकी शेप कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। समझ रहे बात को? तो इस तरह से अभी हमने 2 क्वांटम नंबर्स कवर किए, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एक एजीमुथल क्वांटम नंबर। बाकी के क्वांटम नंबर्स को हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास, देखेंगे। अभी आपने सबशेल्स देखे हैं, सबशेल्स के बाद हम बात करेंगे ऑर्बिटल्स की। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, क्वांटम नंबर्स को यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं किन किन नई चीज़ों से हमें यहाँ पे मिलना होगा।